लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों को सार्थक करते हुए सफ़रनामा में बात करेंगे आज हम ऐसे व्यक्तित्व की जिसने संघर्ष से सफलता के दौर को जिया है, महसूस किया है और मिसाल बना है सफलता की इस समाज के लिए, इस देश के युवाओं के लिए। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो एक पीसीएस अधिकारी हैं। उनका नाम है श्री धीरेन्द्र सिंह। श्री धीरेन्द्र सिंह बैच 2015 के पीसीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने संघर्ष से सफलता के दौर को जिया है, समझा है और मिसाल बने हैं। तो सर, आपका स्वागत है सचिन के चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। जानना चाहेंगे सर आप आपके माताजी पिताजी के बारे में, आपके पैतृक स्थान के बारे में और कैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही है, क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कानपुर से, उत्तर प्रदेश में। और पेरेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि माता मेरी गृहिणी और फादर जो थे वो सरकारी सेवा में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे उत्तर प्रदेश में ही। और वहीं से अभी 2018 में वो रिटायर्ड हुए एज ए सब इंस्पेक्टर। ओके। टेक्निकल कोर में थे। ओके। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, चूँकि फादर सरकारी सेवा में थे तो ट्रांसफरेबल जॉब थी जी। और रूटीन ट्रांसफ़र होते रहते थे जी। तो शिक्षा भी एक जगह पर नहीं हो पाई, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट चेंज होते रहे। वैसे मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी लखनऊ से स्टार्ट की थी कि फादर उस समय वहीं पर पोस्टेड थे। तो सर, जैसे कि आप एक पीसीएस ऑफिसर हैं, आपने पीसीएस परीक्षा पास की है, और तो प्रारंभिक शिक्षा में आपका कैसा, मतलब कैसे आप छात्र थे, किस तरीके से आपके प्रारंभिक शिक्षा का जो दौर है वो कैसा रहा? नॉर्मली ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है जी। हाँ, और ठीक है, चूँकि ये बहुत मोटिवेशनल क्वेश्चन होता है उन लोगों के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के लिए। बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी उनको ये लगता है कि बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होंगे या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा होगा। जी। लेकिन मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड एक कॉमन स्टूडेंट्स की तरह ही था जी। कोई बहुत ब्रिलियंसी या ऐसा कुछ भी नहीं है जी। नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसे ही था जी। और फोकस था इस चीज़ पर कि पढ़ाई अच्छी हो। इसीलिए उन्होंने ट्रांसफ़र में भी लगातार स्कूल चेंजिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। हम लोग एक जगह पर रहकर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया जी। क्योंकि बार बार हायर लेवल पर नाइन्थ स्टैंडर्ड के बाद फिर लगातार चेंजिंग से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने फिर एक ही स्कूल से किया और स्कूल भी अच्छे थे, नो डाउट। वहाँ पढ़ाई का लेवल भी अच्छा था, डिसिप्लिन भी था। इस वजह से अच्छा रहा और उसका फर्क ये आया कि आगे चल के कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा। मेरा अगला प्रश्न है आपकी ग्रेजुएशन को लेकर। कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, किस प्रकार आपकी उस समय लाइफ रही, कैसे आप, क्योंकि आप एक पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उस समय आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कहाँ से क्या कोचिंग करते थे या किस तरीके से आपकी तैयारी रही? ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और मैं बीएससी बायोलॉजी का स्टूडेंट था। बॉटनी केमिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट्स थे। जो ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है नो डाउट बहुत अच्छा रहा है और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और पढ़ाई का भी जो माहौल था वहाँ पर वो बहुत सकारात्मक था, बहुत अच्छा रहा है जो मैंने देखा है। और अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हुए हैं, लगातार अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जो वहाँ पर एक माहौल मिला पढ़ाई का, उसने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रेरणा दी कि सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर सकते हैं या किसी भी सर्विसेज के लिए सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आपके मस्तिष्क में या आपके को ये विचार कब आया कि मैं पीसीएस परीक्षा दूंगा या एक पीसीएस ऑफिसर के तौर पे आप परीक्षा देंगे या उसमें सफल होंगे, ये आपके दिमाग में कब आया? देखिए, पढ़ाई के दौरान ही ये स्वाभाविक सा था दिमाग में कि कंप्लीट करने के बाद जॉब करनी है, ये क्लियर था जी। लेकिन ये जो कहेंगे कि पीसीएस एग्ज़ाम देना है या पीसीएस अधिकारी ही बनना है, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था जी। लेकिन चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार से था तो
दिमाग में यही था और जो टारगेट यही था कि एग्ज़ाम देना है और कहीं ना कहीं अच्छे पद पर सिलेक्शन चाहिए, किसी गजटेड ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन चाहिए, ये दिमाग में पहले से फोकस था जी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए एग्ज़ाम्स दिए और कई एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हुए। और पहली बार जब मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया एक्चुअली, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता था जी, और उसमें सिलेक्शन हो गया। आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, और ज्वाइन करके कई साल सेवाएं दी वहाँ पर जी, और इसके बाद वहाँ पर रहते हुए ही फिर मैंने पीसीएस एग्ज़ाम भी दिए। तो ऐसा कुछ कहना कि पीसीएस ही दिमाग में था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समय के साथ स्ट्रेटेजी बदलती गई और टारगेट्स चेंज होते चले गए, उसका परिणाम है कि आज मैं मतलब जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ा, आपने चीज़ें देखी, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि पीसीएस परीक्षा के लिए भी जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे पहले आप एज ए असिस्टेंट कमांडर के लिए आपका चयन हुआ जी। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पीसीएस परीक्षा के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपने किस प्रकार तैयारी की और कैसा आपका सफ़र रहा, उसमें सफलता का क्या आपका मंत्र है? मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी बताया कि चूँकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट सेल्फ स्टडी करके ही जी, मैंने 1 साल लगभग खुद ही पढ़ा और इसके बाद एग्ज़ाम्स देता रहा और रिजल्ट आ गया, असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ। आफ्टर दैट मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर कई साल सेवाएं दी और मेरी पोस्टिंग उसमें नॉर्थ ईस्ट असम में, नागालैंड में भी सेवाएं देने का मौका मिला। अच्छा। और इवन इंडियन आर्मी के साथ अटैचमेंट में मैं जम्मू कश्मीर भी रहा। अच्छा, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिला जी। और इस दौरान वहाँ के कामकाज देखने के बाद चूँकि कई मेरे फ्रेंड्स थे ऐसे जो आज भी सिविल सर्विसेज की उस समय तैयारी कर रहे थे और कुछ सेलेक्टेड हो चुके थे जी, और चूँकि उनसे संपर्क में था लगातार, तो जब बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था, तो वो सिविल सर्विसेज के स्कोप, एरिया, काम करने के तरीके, इसके बारे में डिस्कशन होता था जी। तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पर काम करने का जो स्कोप है, सिविल सर्विसेज के थ्रू आपको प्रशासन में काम करने का जो अवसर मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। बिल्कुल सर। जिस तरीके से आप पब्लिक को डील करते हैं, पब्लिक की मदद करते हैं, समाज की सेवा करने का जो अवसर मिलता है आपको, वो और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसने मुझे इंस्पायर किया और मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी प्रयास करूं। बिल्कुल। और इसी के मद्देनजर फिर मैंने 2014 में पीसीएस एग्जाम दिया। ओके। फर्स्ट टाइम पहले ही अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। और मुझे कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर जी। का पद मिला। ओके। हालांकि उसको ज्वाइन करने से पहले ही विद इन 6 मंथ्स 2015 का भी रिजल्ट आ गया। अच्छा। और यहाँ पर फिर मेरा सिलेक्शन एज ए डिप्टी कलेक्टर हुआ। ओके। तो फिर मुझे वो ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन मिला वो अपने दोस्तों से बात करके और उसके बाद उसके बारे में थोड़ी जानकारी जब मिली, वहाँ पर जाने के बाद एक्सपोजर मिला कि हाँ यहाँ पर काम करने का क्या स्कोप, किस तरीके का आपको मौका मिल सकता है जी। उसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया और उसी ने फिर एग्जाम देने के लिए मोटिवेट। बिल्कुल सर। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आज के जो युवा हैं, जो आज के यूथ हैं, जो सिविल सर्विसेज के लिए या जो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्या आप उन्हें टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग तैयारी कर रहा है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार इस समय कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है जी। तो मेरी जो सलाह है या मेरा सजेशन है, जो मैंने देखा है या मैं आज देख रहा हूँ जी। वो ज़रूरत है आज स्मार्ट स्टडी करने की। जी। एक ट्रेडिशनल मोड से हट करके जो स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये है कि आप किस तरीके से अन्य कैंडिडेट से अपने को डिफर कर पाते हैं, वो जरूरी है एक सक्सेस के लिए। और देखिए, हार्ड वर्क और मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं है, वो आपको करना है। लेकिन सबसे पहले मैं जैसे अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो, जी। जरूरी है कि आप सबसे पहले जिस एग्ज़ाम का लिए आप कंपटीशन देने जा रहे हैं उसके लिए उसका सिलेबस को समझें अच्छी तरीके से जी। और स्टडी समझें कि किस तरीके क्या सिलेबस है,
और किस जगह पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्या आपके वीकनेस हैं, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, उनको पहचानते हुए। और सबसे मेन चीज़ है कि हर साल दर साल एग्जाम्स में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके पैटर्न में परिवर्तन हो रहे हैं। उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। आप अगर आज से 5 साल पहले 6 साल पहले के पैटर्न पर तैयारी करके चलेंगे तो निश्चित रूप से आज आपको परेशानी होगी उसको कंप्लीट करने में। जी, इसलिए जरूरी है कि आज जो परिवर्तन साल दर साल हो रहे हैं उनके अनुसार आपको भी अपने में चेंजिंग लाने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है। वो समझ के अगर व्यक्ति कंपटीशन देगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफल होगा। बिल्कुल सर। जैसा कि आपके बारे में बोला जाता है कि आप बहुत ही अनुशासित और एक व्यवहारिक अधिकारी हैं, तो आप किस तरीके से कार्य कर पाते हैं, ताकि आपकी कार्य पद्धति किस प्रकार से रहती है कि आप सभी को टाइम दे पाएं और अपना जो प्रशासनिक जो कार्य हैं उसको आप मैनेज कर पाएं? देखिए, अनुशासन की बात है तो अनुशासन व्यक्ति के जीवन में ही होना चाहिए। ये बहुत नेसेसरी एंड मैंडेटरी तत्व है जी, जो कि उसके बिना जीवन अर्थहीन हो जाता है। बिल्कुल तो सही। वो चाहे यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, सभी के लिए जरूरी है। जी, खैर, क्योंकि अगर हम लोग अपने काम को देखते हैं, अगर प्रोफेशनली बात करते हैं तो विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में आपको मैंने जैसे कहा कि एक अपार अवसर मिलते हैं जी, हर चीज़ को देखने के, हर चीज़ को समझने के बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं। जी, तो यहाँ पर विभिन्न तरीके के लोग आते हैं जिनको कुछ समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, कुछ तरीके मतलब वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सिचुएशंस। जी, इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर रिजॉल्व करने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है किस तरीके की समस्याएं हैं समाज में। जी, सेटिस्फैक्शन की बात है तो आप अपना काम ईमानदारी से कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, किस तरीके से काम पब्लिक आती है लेकर के, विभिन्न कुछ काम हो सकते हैं, कुछ काम नहीं हो सकते हैं उनके, खैर वो उनका एंगल है। जी, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो काम हो सकते हैं, जो लीगल हैं, जो वैलिड हैं, जी, उनको ठीक तरीके से किया जाए और उन समस्याओं को खत्म किया जाए। इस पर फोकस होना चाहिए और यही सेटिस्फैक्शन देता है। बिल्कुल। तो एक डिसिप्लिन यही है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए सही चीज़ों को क्रियान्वित कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो ज़्यादा जरूरी है। वही हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है और उस व्यक्ति के लिए सेटिस्फाइड हो पाता है तभी जब उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। इस पर ज़्यादा फोकस है, जो नहीं हो सकता उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। जैसे कि मैंने कई लोगों से बात भी की है, कुछ आपके स्टाफ में भी बात की है, अन्य कुछ लोगों से भी बात की है, तो ये हमें फीडबैक भी मिला है कि आप हर एक की समस्या को पूर्ण तरीके से सुनते हैं और कोशिश रहती है कि कम से कम समय में उसका निस्तारण किया जा सके, और एक जो दायरा है कार्य करने का उसमें रह के आप उसको जितना जल्दी निपटा सकते हैं, तो ये आपका प्रयास रहता है। बिल्कुल ऐसा हमें और लोगों से भी पता चला है, तो बिल्कुल मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू। तो अगला प्रश्न सर मेरा है, क्या क्योंकि आप एक प्रशासनिक पद पर हैं, एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, तो कभी कभी आधिकारिक और राजनीतिक दबाव रहता है, उसको आप कैसे हैंडल कर पाते हैं? उस दौरान क्या आपकी कार्य पद्धति रहती है? नॉर्मली बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में होता है और किस तरीके से हैंडल करना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इस पर भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे यूथ हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं जी, क्योंकि उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न होता है जी, इस प्रश्न के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो बात है कि राजनीतिक और आधिकारिक दबाव या जो भी कहें, देखिए राजनीतिक दबाव कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। यही कहेंगे मतलब राजनीतिक आधिकारिक दबाव, जो बात ये होती है कि चूंकि हमारे राजनेता जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो चुनकर आए हुए हैं और पब्लिक की उनसे कहीं ना कहीं अपेक्षाएं होती हैं जी, तो पब्लिक अपनी समस्याएं नॉर्मली जाके उनके पास रखती है, जो कॉमन फैक्टर है जो उनके पास रखती है, और वो उन समस्याओं को हम तक रेफर करते हैं, जी, संबंधित अधिकारियों को रेफर करते हैं जो जिस विभाग से संबंधित है। तो
ब्लॉक से संबंधित हो सकती है, वो तहसील से संबंधित हो सकती है या किसी अन्य विभाग से। जी। और हम उनके माध्यम से सूचना हमको पहुंचती है, रेफर होता है वो प्रॉब्लम कि आप इनको सॉल्व करें, और हम लोग उनको देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, सॉल्व करना चाहिए इसको, हम उसको सॉल्व करते हैं। इससे जो छवि बनती है वो प्रशासनिक छवि भी अच्छी बनती है, और चूंकि वो भी कहीं ना कहीं शासन के अंग हैं, जनप्रतिनिधिगण हमारे, तो उनकी भी छवि अच्छी बनती है, शासन की छवि भी अच्छी बनती है। तो जो काम होने वाले होते हैं जेन्युइन वो होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास ऐसे पहुंचते हैं जिनकी समस्या जेन्युइन नहीं होती, वो जांच करने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि नहीं है तो नहीं हो सकती, और जो हो सकते हैं वो निश्चित रूप से किए जाते हैं। और यही हाल सेम हमारे अधिकारीगण हैं, वो भी ऊपर के लेवल से बाई लेटर या किसी भी माध्यम से सूचनाएं हमारे तक ही पहुंचती है, क्योंकि सॉल्व तो रिजॉल्व ग्राउंड लेवल पर यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी तहसील से। जी। तो इसमें भी वही पैटर्न लागू होता है। तो इस प्रकार से ये सूचना का आदान प्रदान है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, कोई वो कहना भी पूरी तरीके से उचित नहीं है। जी। तो मतलब मैं जो समझा हूँ, या जो हम यूथ को जो मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, आप सही से समझ पा रहे हैं और दूसरे को समझा पा रहे हैं, तो कोई दबाव नहीं रहता है, बिल्कुल, और आप अच्छे से कार्य कर पाते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, क्योंकि आपका शेड्यूल सर बहुत बिजी रहता है, और सुबह से लेके और शायद कब वो समाप्त होगा वो आपको भी शायद नहीं पता रहता है, तो इतना सब टाइट शेड्यूल में क्या आपकी हॉबीज़ हैं, और क्या उन हॉबीज़ को आप अपना समय दे पाते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं, वो जानना चाहिए। निश्चित रूप से शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा इसको बिजी है। बात करेंगे तो कुछ हॉबीज हैं मेरी जिन पर डेली रेगुलर तो नहीं दे सकते, लेकिन जी समय समय पर जैसे भी समय मिलता है उस पर काम करता हूँ। जैसे कि प्रकृति से काफ़ी प्रेम है मुझको, तो गार्डनिंग वगैरह मेरा शौक है। अच्छा। तो यहाँ पर भी कुछ समय मिल जाता है यदा कदा, हाँ। तो कुछ अच्छे काम उसमें क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करता हूँ जी। और इसके अलावा नई चीज़ों को सीखना और नए स्थानों पर नई जगहों पर घूमने का भी शौक है। तो सर एक और हमारा सवाल है कि क्योंकि फैमिली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, तो इतने व्यस्त शेड्यूल में फैमिली को आप कितना समय दे पाते हैं? जब आपकी छुट्टी का दिन होता है तो उस दिन को फैमिली के साथ आप कैसे स्पेंड करना चाहते हैं या कैसे कर पाते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, फैमिली बहुत महत्वपूर्ण है और एक अभिन्न हिस्सा है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं जी। तो उसको समय देना उतना ही जरूरी है, क्योंकि व्यस्तता यहाँ पर है, निश्चित रूप से शेड्यूल बिजी रहता है और एक निश्चित शेड्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है तो फैमिली के साथ घूमना, जैसे कि मैंने कहा कि मैं घूमने का शौकीन हूँ, कहीं पे जाके कुछ सीखने का करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को भी उसी तरीके से सीखने का मौका मिले, घूमने का मौका मिले, खुलने का मौका मिले। श्री धीरेन्द्र जी के आवास पे आज मिलेंगे उनके परिवार से, उनके सहयोगियों से, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना किसी भी कार्य को करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो आज पूछेंगे उनके परिवार से उन्हें किस प्रकार मदद कर पाते हैं। आप धीरेन्द्र जी के साथ, अपने एसडीएम जी के साथ अधिकतर समय रहते हैं, उनके साथ कार्य करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा क्या उनका कार्य करने का तरीका रहता है, कैसा उनका व्यवहार है और किस तरीके से वो सभी की समस्या सुनते हैं, किस तरीके से उसका समाधान करते हैं, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। व्यवहार अच्छा है आपका, जनता की प्रति भी, हमारी प्रति भी, स्टाफ की प्रति भी, सभी कोई दिक्कत नहीं, हमारे सभी से सब बहुत अच्छा मेल जोल से रहते हैं। मेल जोल से रहते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार। बिल्कुल। कि घर में क्या भूमिका रहती है? आप भोजन की जो जिम्मेदारी है वो आप पे है, घर की जो रखरखाव की जिम्मेदारी है वो आप पे है, और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र जी का जो व्यवहार है बहुत ही अच्छा है, मैम का जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा है, तो बहुत व्यवहारिक है जी। तो आपकी अगर कोई कभी समस्या होती है, पर्सनल कुछ समस्या होती है, छुट्टी चाहिए होती है, तो वो मिल जाती है आराम से? व्यवहार अच्छा है, और रहे छुट्टी की और कोई समस्या हो, सभी समस्या में हमेशा साथ रहते हैं। आज बात करते हैं धीरेन्द्र जी की धर्मपत्नी जी से।
तो मैम पहला क्वेश्चन मेरा ये है, जब धीरेन्द्र जी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उस समय उनका क्या मैरिज हो चुकी थी, और अगर हो चुकी थी तो उस समय आप उनको कैसे सपोर्ट करती थी, क्या प्रॉब्लम्स आती थी, या किस तरीके से उनका परीक्षा का पूरा परिक्रम रहता? जी, जब इनका पीसीएस सिलेक्शन हुआ तो उस समय मेरी शादी हो चुकी थी, जी लेकिन जो मोटिवेशन वाली बात है तो मोटिवेट करने के लिए तो फैमिली के सारे मेंबर ही मोटिवेट करते थे। जहाँ तक की बात है कि मेरे फादर इन लॉ का मोटिवेशन मुझे लगता है ज़्यादा ही मिला है। जी। अगला प्रश्न मैम मेरा ये है, क्योंकि सर एक पीसीएस ऑफिसर हैं और ये जो जॉब है एक ट्रांसफ़र जॉब है, तो एक समय अंतराल के बाद ट्रांसफ़र होता है, तो उस समय पे कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि कई जगह आपको इंस्टेंट ट्रांसफ़र लेके जाना पड़ता है, कई बार नहीं ले जा सकते हैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से या और कुछ कारणों की वजह से, तो उस समय पे आपके सामने क्या दिक्कतें आती हैं, या क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ, ये तो क्लियर है कि ये ट्रांसफरेबल जॉब है, तो ये तो माइंडसेट कर रखा है हम लोगों ने, कभी भी किसी भी समय ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर एक सेशन पे ट्रांसफ़र होता है तो बच्चों की पढ़ाई को लेके थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर मिड में हो जाता है तो पढ़ाई को लेके प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हम लोगों को, मैनेज कर लेते हैं। अगर बीच में या मिड में हो भी गया तो हम वहीं पे रुक के बच्चों का सेशन पूरा करने के बाद इसके बाद चले जाते हैं। और अगर सेशन पे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइंडसेट है पहले ही से कि होना है, किसी भी समय होना है, किसी भी समय आना जाना है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अधिकतर जो अपना समय है वो बच्चों के साथ फैमिली में स्पेंड करती हैं, पता ही नहीं चलता समय तो का। छुट्टी वाले दिन सर आपको कहीं घुमाने वगैरह ले जाते हैं? वो तो उन पे डिपेंड करता है कि कैसा टाइम है उनके पास, टाइम के हिसाब से, क्योंकि छुट्टी भी यहाँ कोई छुट्टी नहीं है, पता नहीं चलता है कि छुट्टी है, संडे तो आज छुट्टी है ही, कभी मिल जाती कभी नहीं भी मिलती है, तो जब टाइम मिला तो जाते भी हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें, क्योंकि आप फैमिली पूरी आप संभालती हैं और सर की अर्धांगिनी भी हैं, तो सर की कोई एक विशेष बात पब्लिकली चीज़ों को छोड़ के पर्सनली कोई ऐसी चीज़ जो विशेष तौर से आप हमें बताना चाहें, डिस्क्राइब कर पाएँ? पर्सनली चीज़ मेरे हिसाब से तो उनका नेचर है, सीक्रेट जो चीज़ है नेचर है। अच्छा। मेन चीज़ इनका नेचर है, नेचर इनका ऐसा है कि या कोई घर का हो या बाहर का हो, छोटा है बड़ा है, हाई लेवल का है या लो लेवल का है, कोई भी है, लेकिन सबके साथ एक साथ व्यवहार है इनका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया फैमिली में आप कैसे सपोर्ट कर पाती हैं, या कई जब मुश्किलें आती हैं ट्रांसफ़र के दौरान या पढ़ाई के दौरान बच्चों को कैसे संभालते हैं, वो सब आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।